1970 के दशक में दक्षिण भारत के शांत जंगलों में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने आने वाले दशकों में पुलिस प्रशासन और सरकार को हैरान कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके जीवन की शुरुआत तो भूख और बेबसी से हुई, लेकिन उसके जीवन का अंत जंगल में अपना साम्राज्य खड़ा करने पर बहुत बुरी तरह से हुआ। ये बच्चा जब बड़ा होता है तो इसका नाम लेते ही एक तरफ लोगों के मन में डर पैदा होता है, तो दूसरी तरफ उनकी हिम्मत और जंगल में उनकी गहरी समझ की तारीफ भी होती है। आखिर कौन है ये, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इससे पहले मेरी इस वीडियो पर मुझे बहुत सारा प्यार दिया और आप सबका ये प्यार और आभार हमेशा बनाए रखिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड एप्रिशिएशन। ये जो रोता हुआ बच्चा देख रहे हैं ना, इसका जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गोपीनाथम गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। इस बच्चे का परिवार इतना गरीब था कि पूरा परिवार मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर था। वहीं पर रहना, वहीं जंगल की चीजों को खाकर अपना पेट भरना और जंगल की ही चीजों को बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाना, यही इनके जीवन यापन की शैली थी। और इसी तरह ये बच्चा भी बचपन से ही जंगलों की कठिन जिंदगी का हिस्सा बन गया। परिवार के लोग इस बच्चे को मुन्नीस्वामी या कोजी मुन्नीस्वामी नाम से बुलाते थे, लेकिन इसका पूरा नाम था कोजी मुन्नीस्वामी वीरप्पन। और दोस्तों, जहां तक मेरी समझ है, आप लोगों में से शायद ही कोई होगा जिसने आज से पहले वीरप्पन का नाम कभी नहीं सुना होगा। क्या वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी था, या वो गरीबी और अन्याय की उपज था? क्या उसके लिए जंगल से बाहर निकलने की कोई राह थी, या वो जंगल का बंधुआ बन चुका था? कैसे एक साधारण लड़के ने दक्षिण भारत के जंगलों में खौफ का पर्याय बनकर हजारों पुलिस वालों को चकमा दिया? वीरप्पन का जीवन उन सवालों का जवाब है जिनके जवाब शायद खुद जंगल के पास भी नहीं थे। दोस्तों, जंगल की कहानियां तब तक जिंदा रहती है जब तक उनके पीछे कोई वीरप्पन जैसा नाम जुड़ा रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वीरप्पन पैदा हुआ था जंगल के लिए, या जंगल ने खुद उसे चुना था? कोजी मुन्नीस्वामी वीरप्पन ने बचपन में जंगलों में चरवाहे का काम किया और जानवरों का शिकार करना सीखा। वो धीरे धीरे जंगल की हर छोटी बड़ी जानकारी और वहां के रहस्यों में माहिर हो गया। उसने अपनी यंग एज में ही अवैध शिकार करना शुरू कर दिया और फिर 17 साल की उम्र में वीरप्पन ने अपने चाचा सेनेथल के साथ मिलकर हाथी दांत की तस्करी शुरू की। यही वो समय था जब उसने पहली बार पुलिस को चकमा दिया और अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। सेनेथल, जो पहले से ही तस्करी और शिकार में माहिर था, वीरप्पन का पहला गुरु और मार्गदर्शक था। उसने ही वीरप्पन को जंगल में शिकार और तस्करी की बारीकियां सिखाई। सेनेथल ने वीरप्पन को लाल चंदन की तस्करी और हाथी दांत के अवैध शिकार में शामिल किया। ये दोनों मिलकर दक्षिण भारत के जंगलों में तस्करी के बड़े नेटवर्क का संचालन करते थे। सेनेथल ही वो पहला शख्स था जिसने वीरप्पन को सिखाया कि कैसे पुलिस और वन अधिकारियों से बचा जा सकता है और जंगल के भीतर अपना साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। सेनेथल वीरप्पन के लिए न केवल उसका चाचा था, बल्कि उसका सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी भी था। और अब आने वाले समय में वीरप्पन ने सेनेथल के अनुभव और रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए अपने गिरोह को मजबूत किया। हालांकि शुरुआत में सेनेथल और वीरप्पन की जुगलबंदी बहुत मजबूत थी, लेकिन समय के साथ उनके बीच मतभेद पैदा हो गए। वीरप्पन ने अपनी क्रूरता और ताकत से पूरे गिरोह पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया और अब सेनेथल को यह महसूस होने लगा था कि वीरप्पन उसे दरकिनार कर रहा है, और ऐसा था भी। और अब कुछ कारणों के चलते वीरप्पन ने बाद में सेनेथल की हत्या भी कर दी। ऐसा माना जाता है कि वीरप्पन ने सेनेथल को अपने गिरोह और अपने साम्राज्य के लिए खतरा मान लिया था और अब वीरप्पन अपने गिरोह का इकलौता राजा बनकर बैठ गया और सारे अपराधों को धीरे धीरे करके अंजाम तक पहुंचाने लगा। वीरप्पन ने सैकड़ों हाथियों को मारकर उनके दांतों की तस्करी की। वो इन दांतों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा करता था। हाथियों की हत्या के कारण वह वन्यजीव संरक्षण संगठनों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की निगाह में भी आ गया। यहाँ तक कि उसने मजदूरों को डराकर और पैसे का लालच देकर अपने गिरोह में शामिल किया। जंगल के आसपास गांव के लोगों को धमकाकर उसने उनके सहयोग को सुनिश्चित किया, इंश्योर किया।
वीरप्पन ने दक्षिण भारत के जंगलों में पाई जाने वाली दुर्लभ और मूल्यवान लाल चंदन की लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी शुरू कर दी। लाखों टन लकड़ी काटी गई और इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपयों में उसे बेचा गया। चीन और जापान जैसे देशों में इस लकड़ी की भारी मांग ने वीरप्पन को और अमीर और शक्तिशाली बना दिया। आखिरकार लाल चंदन की लकड़ी की इतनी डिमांड क्यों है और क्यों यह इतनी इंपॉर्टेंट है? इस लाल चंदन की लकड़ी का क्या उपयोग है और आखिरकार लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों बिकती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। अपने अपराधों को बढ़ाने के लिए जो भी रुकावटें आती, वीरप्पन उन रुकावटों को जड़ से खत्म कर देता, चाहे फिर वो पुलिस क्यों ना हो, चाहे फिर वो कानून क्यों ना हो। वीरप्पन ने पुलिस को बार बार निशाना बनाया। उसने 1993 में तमिलनाडु में 22 पुलिसकर्मियों को एक एम्बुश में मार डाला। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और वीरप्पन ने इस तरह भयावह आतंक को नई ऊंचाई दी। वीरप्पन ने कई वन अधिकारियों को भी मार दिया क्योंकि वे उसकी तस्करी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसने कुल मिलाकर 120 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और वन अधिकारियों और ग्रामीणों की हत्या कर दी, जो बताती है कि अब वीरप्पन में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। वो अपने अपराधों में इतना संलिप्त हो गया था कि अब उसमें सिर्फ और सिर्फ हैवानियत बची थी। जंगलों में उसने जगह जगह पर बम लगाए ताकि पुलिस उसका पीछा ना कर सके। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर कई बार पुलिस पर घातक हमले किए। वीरप्पन के अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अपराधों की हद तो तब पार हो गई जब साल 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का उनके घर से ही अपहरण कर लिया। उसने 108 दिनों तक अभिनेता राजकुमार को जंगलों में बंधक बनाकर रखा और उस समय की गवर्नमेंट से अपनी सारी शर्तें पूरी करवाई। अपनी शर्तें पूरी होने के बाद ही वीरप्पन ने राजकुमार को अपनी कैद से रिहा किया। इसके लिए उसने करोड़ों रुपयों की फिरौती मांगी थी। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों के लिए ये मामला बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया। वीरप्पन की ये हरकतें पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई और इस तरह वीरप्पन, जो कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू था, ने लगभग 3 दशकों तक तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जंगलों में एक ऐसा आतंक का साम्राज्य खड़ा किया जिसे पुलिस और प्रशासन ने चुनौती मान लिया था। उसका आतंक केवल तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने पुलिस, वन विभाग और यहाँ तक कि आम जनता पर भी अपना खौफ जमाया था। वीरप्पन का आतंक जंगलों से निकलकर पूरे देश की चर्चा का विषय बन चुका था। वीरप्पन ने जंगलों के आसपास के गांवों में अपना खौफ इस तरह फैलाया कि ग्रामीण उसका समर्थन करने के लिए मजबूर हो गए। वो उन्हें धमकी देकर या धन देकर अपने पक्ष में कर लेता था और विरोध करने वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता था। वीरप्पन के कारण गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष बढ़ गया। कई परिवार विस्थापित हो गए, लोग जंगलों को छोड़कर बाहर जाने लगे और इस तरह जंगलों में जीवन मुश्किल हो गया। और अब वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों में आतंक और अपराध का सिंबल बन गया। लंबे समय तक तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की पुलिस के लिए एक चुनौती बना रहा। इसके आपराधिक साम्राज्य, क्रिमिनल एम्पायर को समाप्त करने के लिए कई अभियान चलाए गए, लेकिन वो हर बार बचकर निकल जाता। आखिरकार 2004 में एक अभियान प्लान किया गया जिसे तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने अंजाम दिया। वीरप्पन के 3 दशकों के आतंक का अंत करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अभियान था ये, और इसे स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा रचाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कोकून। जून 2001 की बात है। दिन के 11 बजे अचानक तमिलनाडु के सीनियर IPS ऑफिसर के विजय कुमार के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अम्मा लिखा था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अम्मा कौन है? तो दोस्तों, यहाँ आप लोगों को ये मैं बता दूं कि के विजय कुमार ने अपने फोन में तमिलनाडु की CM जयललिता के फोन नंबर को अम्मा के नाम से फिट कर रखा था। जयललिता ने विजय कुमार से कहा, हम आपको तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का प्रमुख बना रहे हैं। चंदन तस्कर की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, आपको कल तक आदेश मिल जाएंगे। दरअसल ये STF तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने मिलकर बनाई थी। STF के प्रमुख बनते ही विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। ऑपरेशन कोकून की योजना साल 2004 की शुरुआत में बनाई गई थी। वीरप्पन को पकड़ने के लिए STF ने उसकी गतिविधियों और ठिकानों पर कई महीनों तक नजर रखी।
वीरप्पन के गिरोह के सदस्यों को कमजोर करने और उनकी जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने गुप्त सूत्रों का इस्तेमाल किया और इसी बीच उन्हें पता चला कि वीरप्पन की आंखों में लंबे समय से समस्या है। बताया जाता है कि एक बार वीरप्पन अपनी मूंछों में हेयर कलर लगा रहे थे। इसी दौरान कलर के कुछ ड्रॉप उसकी आंखों में जा गिरे। वीरप्पन लंबे समय से आंख की समस्या के चलते बीमार था और इलाज के लिए डॉक्टरों की तलाश कर रहा था। पुलिस ने इस कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने एक नकली डॉक्टर और एम्बुलेंस का इंतजाम किया। वीरप्पन को फंसाने के लिए इलाज का जाल बिछाया गया ताकि वो अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आने पर मजबूर हो सके। वीरप्पन के लिए एक खास एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया जिस पर लिखा था SKS हॉस्पिटल सैलम। वीरप्पन को यह संदेश भेजा गया कि एक डॉक्टर और एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए आ रही हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस का जाल के रूप में इस्तेमाल किया जिसमें STF के जवान ड्राइवर और मेडिकल स्टाफ के रूप में मौजूद थे। वीरप्पन को ये यकीन दिलाया गया कि यह एम्बुलेंस सुरक्षित है और उसे जंगल से बाहर लेकर जाएगी। अब वीरप्पन और उसके कुछ साथियों को लेकर ये एम्बुलेंस 18 अक्टूबर 2004 को STF की योजना के तहत पहले से तय स्थान के लिए निकल जाती है और इस एम्बुलेंस को जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा था वो STF का ही एक जवान था। ड्राइवर ने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर तेजी से ब्रेक लगाया। इससे एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग अपनी जगह पर गिर गए। ड्राइवर सरवन एम्बुलेंस से नीचे उतरकर STF टीम के पास पहुंचा और एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल स्टाफ भी इस समय एम्बुलेंस से नीचे उतर गया और अब एम्बुलेंस में केवल वीरप्पन और उसके साथी मौजूद थे। एम्बुलेंस से ड्राइवर नीचे उतरकर तुरंत ही चिल्लाता है, वीरप्पन एम्बुलेंस के अंदर है। तभी STF के लोग अनाउंस करते हैं कि वीरप्पन हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुरंत वीरप्पन की ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद STF के प्रमुख विजय कुमार ने AK-47 का पूरा बस्ट एम्बुलेंस पर झोंक दिया। कुछ सेकंड के बाद एम्बुलेंस की ओर से फायरिंग बंद हो गई। STF ने इस दौरान 338 राउंड गोलियां चलाई। चारों ओर धुआं हो गया और 20 मिनटों के अंदर वीरप्पन और उसके 3 साथियों को STF ने मार गिराया। हालांकि इस दौरान वीरप्पन को सिर्फ 3 गोलियां लगी। इसके साथ ही 20 साल के चंदन तस्कर वीरप्पन के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन कोकून खत्म हुआ। ऑपरेशन कोकून पूरी तरह से सफल रहा और वीरप्पन के 3 दशकों के आतंक का अंत हो गया। ये मुठभेड़ तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पापरापट्टी गांव के पास हुई। इस ऑपरेशन कोकून के सफल होने पर कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों ने भी सुकून की सांस ली। वीरप्पन की मौत से लाल चंदन की तस्करी को बड़ा झटका लगा। हालांकि तस्करी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, लेकिन इसका स्तर काफी कम हो गया। वीरप्पन के मारे जाने के बाद जंगल के आसपास के गांवों में भय का माहौल खत्म हुआ। लोग खुलकर पुलिस का समर्थन करने लगे। वीरप्पन का खात्मा तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों और पुलिस के लिए एक बड़ी जीत थी। ये दक्षिण भारत में अपराध और आतंक के सबसे बड़े युग का अंत था। और अब बात करते हैं साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा द राइज, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। वहीं इसका सीक्वल पुष्पा द रूल दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ। क्या पुष्पा मूवी की कहानी वीरप्पन की असली जिंदगी से प्रेरित है? क्या दोनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन है या ये सिर्फ एक भ्रम है? पुष्पा द राइज और इसी मूवी का सीक्वल है पुष्पा द रूल। इन मूवीज में लाल चंदन तस्करी, जंगल की राजनीति और एक गरीब मजदूर का बड़ा माफिया बनने तक के सफर को दिखाया गया है। पुष्पा का किरदार एक दमदार नायक के रूप में उभरता है जो सत्ता और समाज को चुनौती देता है। वहीं वीरप्पन दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू था जिसने लाल चंदन और हाथी दांत की तस्करी से जंगलों में अपना आतंक फैलाया। उसने 30 साल तक पुलिस और प्रशासन को चुनौती दी और कई निर्दोषों की जान भी ली थी। इन दोनों ही मूवीज की स्टोरी के नायक और कोजी मुन्नीस्वामी वीरप्पन की लाइफ के बीच कुछ सिमिलरिटीज की बात की जाए तो दोनों ही लाल चंदन की तस्करी करते हुए नजर आते हैं। दोनों जंगल और अपने अपने ग्रामीण इलाकों में ताकतवर बने, लेकिन इनमें अंतर भी साफ है। पुष्पा को नायक के रूप में दिखाया गया है जबकि वीरप्पन एक निर्दयी अपराधी था। पुष्पा के पास परिवार और भावनाएं हैं, वीरप्पन केवल आतंक और लालच का प्रतीक था।
तो पुष्पा मूवी की स्टोरी पूरी तरह वीरप्पन पर आधारित नहीं है। ये सुकुमार की कल्पना है जो जंगल और तस्करी की दुनिया से प्रेरित है। वीरप्पन के जीवन और इन दोनों मूवीज पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल में कुछ समानताएं जरूर है, लेकिन मूवी की कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। चलिए अब हम फिर से अपनी वीरप्पन वाली स्टोरी की तरफ चलते हैं। हालांकि वीरप्पन की मौत के बाद लाल चंदन की तस्करी में कमी आई, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तस्कर अभी भी जंगलों में लाल चंदन की लकड़ी चुराने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए और वन अधिकारियों की संख्या बढ़ाई है। अब दोस्तों, आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, इस पूरे वीडियो में लाल चंदन की लकड़ी का बहुत बार जिक्र किया गया है और ये लाल चंदन की लकड़ी ही वीरप्पन की लाइफ से जुड़ी हुई है। यही लाल चंदन की लकड़ी की वजह से वीरप्पन ने अपराध की दुनिया में अपने कदम रखे थे और यही लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी वीरप्पन के अंत का कारण बनी। आखिर ये लाल चंदन की लकड़ी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में। लाल चंदन की लकड़ी, जिसे अंग्रेजी में रेड सैंडलवुड कहा जाता है और संस्कृत में इसे रक्त चंदन के नाम से जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है टेरोकार्पस सेंटालिनस। ये एक दुर्लभ और मूल्यवान वृक्ष है। यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के घने जंगलों में पाया जाता है। लाल चंदन दुनिया में केवल कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है, जिससे ये अत्यधिक दुर्लभ है और भारत इसका प्रमुख उत्पादक देश है। लाल चंदन को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है। इसकी अवैध कटाई और तस्करी के कारण ये विलुप्ति की कगार पर है। ये पेड़ अपनी मजबूत जड़ों के कारण मिट्टी के कटाव को रोकता है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लाल चंदन की लकड़ी का अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक मूल्य है। 1 टन लाल चंदन की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। ये विशेष रूप से चीन, जापान और मध्य पूर्वी देशों में अत्यधिक मांग में है। फर्नीचर, मूर्तियां और लकड़ी के अन्य सजावटी सामान बनाने में लाल चंदन का उपयोग किया जाता है। इस लकड़ी का पाउडर त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। इसका उपयोग क्रीम और फेस पैक बनाने में भी किया जाता है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में लाल चंदन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए भी होता है। लाल चंदन का उपयोग हिंदू और बौद्ध धर्म में पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। इसे शुभ माना जाता है और मंदिरों में मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय परंपराओं में लाल चंदन शुद्धता, सौभाग्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। लाल चंदन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो त्वचा की समस्याओं जैसे दाग, धब्बे और झाइयों को ठीक करने में मदद करते हैं। बुखार और सिरदर्द के इलाज में भी ये बेनिफिशियल है। रक्त को शुद्ध करने के लिए भी उपयोग में आता है। सूजन और चोटों को ठीक करने में भी सहायक है। ये हार्ट और लीवर संबंधी रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। लाल चंदन की भारी मांग के कारण ये अवैध तस्करी और कटाई का शिकार है। सरकार ने लाल चंदन के संरक्षण के लिए कठोर कानून भी बनाए हैं। इसके जंगलों की निगरानी और रिफॉरेस्टेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। लाल चंदन न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। इसकी दुर्लभता और बहुआयामी उपयोग इसे अनमोल बनाते हैं। इसके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास और सख्त कानूनों का पालन अत्यंत जरूरी है। लाल चंदन और वीरप्पन की कहानी लालच, अपराध और साहस का एक ऐसा मिश्रण है जो ये सिखाती है कि जंगलों और उनकी संपत्तियों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। वीरप्पन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कानून के खिलाफ जाकर लंबे समय तक कोई नहीं टिक सकता और वीरप्पन का जीवन किसी रहस्यमय दास्तान से कम नहीं था। एक गरीब मजदूर का बेटा जो गरीबी से लड़ते लड़ते जंगल का बादशाह बन गया। अपने कंधे पर 120 से अधिक हाथियों की हत्या और करोड़ों के चंदन की तस्करी का इल्जाम लिए वीरप्पन ने 3 दशकों तक कानून और व्यवस्था को चुनौती दी। और तो और लोग कहते हैं कि वीरप्पन के पास जंगल का ऐसा नक्शा था जिसमें उसने अपना खजाना छिपा रखा था। क्या ये खजाना कभी मिलेगा? क्या जंगल वीरप्पन की आखिरी कहानी जानता है या उसने अपने राजों को हमेशा के लिए दफन कर दिया? उसकी मौत 2004 में एक विशेष पुलिस ऑपरेशन में जरूर हुई जो वीरप्पन के जीवन का अंत साबित हुआ, लेकिन क्या ये सचमुच अंत था? क्या उसकी विरासत खत्म हो गई या जंगल अब भी एक नए वीरप्पन की प्रतीक्षा कर रहा है? दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।